हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 192 के अंदर एम्प्लॉयर टीडीएस कैसे डिडक्ट करता है, और इसके अंदर हम देखेंगे सारे प्रोविजन देखेंगे जो 192 सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे एम्प्लॉयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेक्शन है 192 टीडीएस ऑन सैलरी। अब इसके अंदर दो पार्टी होती है, पहले हमें देखना पड़ेगा। हमेशा टीडीएस के केस के अंदर दो पार्टी होती है, डिडक्टर और डिडक्टी। अब देखो, डिडक्टर मतलब पेयर, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है वो कौन होगा? एनी पर्सन मतलब एम्प्लॉयर। जाहिर सी बात है, हम सेक्शन 192 देख रहे हैं टीडीएस ऑन सैलरी, तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा। और किसका करेगा? मतलब डिडक्टी कौन होगा? एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय अगर नॉन रेजिडेंट है तो कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। देखो यहाँ लिख रखा है मैंने आर या एनआर। आर मीन्स रेजिडेंट, एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट। तो एम्प्लॉय अगर कोई भी हो, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उस केस में भी एम्प्लॉयर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब सर उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो हम देखेंगे आगे। अब देखो, रेट, किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा? एज पर स्लैब रेट। अब सर ये स्लैब रेट क्या होता है आगे हम देखेंगे क्या होता है। सर इसकी कोई एग्जामिशन लिमिट भी है? हाँ जी है। इफ टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज अप टू बेसिक एग्जामिशन लिमिट। अगर एम्प्लॉय की टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर एम्प्लॉय की इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है तो एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट होगा और एम्प्लॉय उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। सर ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्या होती है? बेसिक एग्जामिशन लिमिट हमारे स्लैब रेट होते हैं। स्लैब रेट की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपको स्पेशल रेट्स जो है वो भी वहां पर बता दूंगा। ठीक है, अब देखो एक बार हम ये चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 192 कब अप्लीकेबल होता है। देखो, लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉयर और दूसरी साइड में है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या देता है? देखो, एम्प्लॉय सर्विस देता है, प्रोवाइड सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, कि भाई एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉयर को देता है और उसके बदले में एम्प्लॉयर क्या पे करता है उसको? मेक पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उसमें से उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, जिसको वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है। इसी को हम बोलते हैं टीडीएस डिडक्ट करना, कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है उसमें से कुछ हिस्सा काट लेता है, अपने पास रख लेता है और वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है। सर जो टीडीएस उसने काट लिया एम्प्लॉयर ने, क्या उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा? उसका बेनिफिट उसको मिलता है जब एम्प्लॉय अपनी आईटीआर फिल करता है, आईटीआर फाइल करता है, उस टाइम पे वो जो उसका टीडीएस कटा हुआ है वो वहां पर उसका बेनिफिट ले लेता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, ये हमें ध्यान देने हैं। अब देखो ऊपर बात हुई थी ना स्लैब रेट की। स्लैब रेट का मतलब क्या है? स्लैब रेट मींस टोटल टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय दैट इज रिड्यूस्ड बाय टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर अदर सेक्शन। देखो स्लैब रेट का मतलब होता है जो एम्प्लॉय को टैक्स पे करना है, जो एम्प्लॉय का टैक्स पेबल बन रहा है और उसमें से टीडीएस डिडक्ट करने के बाद अगर किसी और सेक्शन के अंदर उसका टीडीएस कटा हुआ है, उन सेक्शनों में जो भी टीडीएस कटा हुआ है वो माइनस करने के बाद जो नेट टैक्स पेबल आ रहा है वो होता है हमारा स्लैब रेट। सर ये समझ में नहीं आया स्लैब रेट क्या होता है? अभी मैं आगे एग्जांपल देखूंगा, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि स्लैब रेट होता क्या है। वैसे तो हमारे स्लैब रेट इंडिविजुअल के केस में 3 होते हैं, उसकी मैं एक अलग से आपको मैंने पहले बता दिया कि उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा समझा दूंगा कि कौन कौन से स्लैब रेट है और विद एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। तो इसमें तो इस वीडियो में तो आप पहले वही एग्जाम्पल देख लेना जो मैंने ले रखा है, आगे आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल कौन सा ले रखा है। देखो सेकंड पॉइंट देखो, एम्प्लॉयर शैल कंसीडर अदर इनकम एंड डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो क्या होता है ना, जब एम्प्लॉय की टीडीएस जब एम्प्लॉय की रिटर्न एम्प्लॉयर भरता है तो उस केस में ना एम्प्लॉयर पूछता है एम्प्लॉय से कि भाई तेरे पास अगर कोई डिटेल्स है ना इनकम की या फिर डिडक्शंस की तो वो मुझे बता दे। तो एम्प्लॉय को क्या, एम्प्लॉयर की ये लायबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय से पूछेगा कि भाई तेरे पास कोई अदर इनकम की डिटेल है या डिडक्शंस की कोई डिटेल है तो हमें बता दे। इनकम तेरी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। अगर कोई तूने अगर चैप्टर 6A की डिडक्शंस ली है, 80C की है, 80D की है या फिर अदर सेक्शन में और भी तूने डिडक्शन ले रखी है तो हमें बता दे, हम वो तेरी डिडक्शन को कंसीडर कर लेंगे सो दैट तेरा टीडीएस का अमाउंट कम हो जाएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट,
नॉट कंसिडर एनी लॉस एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एम्प्लॉयर आपके कोई भी लॉस कंसिडर नहीं करेगा बस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस छोड़कर। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयर बस आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही कंसिडर करेगा, और किसी भी हेड में अगर आपकी इनकम है और लॉस आ रहा है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। कि जी एम्प्लॉय बोले कि जी मेरा साइड बाय साइड बिजनेस भी चलता है, उसमें मेरे को लॉस हो गया, आप वो भी कंसिडर कर लो, पीजीबीपी का लॉस कंसिडर नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो लॉस है वो एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा। सर मुझे कैपिटल गेन में लॉस हो गया, एम्प्लॉय कह रहा है अपने एम्प्लॉयर को कि मेरा कैपिटल गेन का भी लॉस आप कंसिडर कर लो, वो भी लॉस कंसिडर नहीं होगा। सर क्या मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करेगा एम्प्लॉयर? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का आपका जो लॉस होगा वो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। और अदर सोर्सेज में तो आपकी इनकम होती है, तो इनकम को तो वो कंसिडर करेगा ही करेगा। वैसे कोई एम्प्लॉय अपनी अदर सोर्सेज की इनकम दिखाता नहीं है, एम्प्लॉयर को बताता नहीं है, मैंने मोस्टली बहुत कम केसेस में देखा है, वैसे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, एम्प्लॉयर शैल ऑब्टेन एविडेंस प्रूफ ऑफ फॉलोइंग क्लेम्स मेड बाय एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय मुंह से ही बता देगा कि जी ऐसे ऐसे मेरी 80C के अंदर डिडक्शन 1.5 लाख की है, 80D के अंदर 25,000 की है, और 80G में भी डिडक्शन करा रखी है। बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको एविडेंस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, तभी जाके उसको डिडक्शन मिलेगी या फिर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है वो। अब देखो अगर उसको एचआरए की एग्जेम्पशन लेनी है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा। सर क्या क्या बताना पड़ेगा, नेम बताना पड़ेगा, एड्रेस, पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसको उसने रेंट की पेमेंट करी है ना, जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करी है, अगर उसको उसने पूरे साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा रेंट पे किया है तो उस लैंडलॉर्ड का नाम बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, उसका पैन नंबर बताना पड़ेगा, तभी जाके एचआरए की डिडक्शन आप, एचआरए की एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। सर अगर 1 करोड़ से कम है तो कोई जरूरत नहीं है ये सारी डिटेल देने की, बट हालांकि एम्प्लॉयर डिटेल मांगता है। जब भी मैं कहता हूँ ना कि एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का मतलब ये नहीं कि मालिक, मतलब जो भी आपका मालिक है वो आपसे आके डिटेल मांगेगा कि हाँ भाई मेरे को अपनी डिटेल दे दे, नहीं। एम्प्लॉयर का मतलब है जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो टीम है जो काम करते हैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलटीसी। एलटीसी मीन्स लीव ट्रेवल कंसेशन। अगर आपको एलटीसी की एग्जामेशन लेनी है तो आपको एविडेंस बताना पड़ेगा खर्चों का, एक्सपेंडिचर्स का, कि जी यहाँ मैं गया था, यहाँ मेरा ये इतना इतना खर्चा लगा है, ये रही उनकी पर्ची, आप उसको पर्ची दिखा दोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, खर्चों की डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा है एचपी इंटरेस्ट। एचपी इंटरेस्ट मतलब ये एचपी लैपटॉप नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, कि भाई हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है, और उसका वो लॉस जनरेट होता है वहां से, और वो लॉस की डिडक्शन आप वहां पर ले सकते हो। मतलब एम्प्लॉयर को बता सकते हो कि जी देखो मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और वो मैंने लोन पे ले रखी है, और उसका मैं हर साल ईएमआई पे करता हूं, जिसमें से इंटरेस्ट वाला पार्ट भी है। तो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है ना उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आपको उसको बताना पड़ता है डिटेल, नाम बताना पड़ता है, एड्रेस बताना पड़ता है, और पैन नंबर बताना पड़ता है जिससे आपने लोन लिया है, जिसको आप हर महीने ईएमआई पे कर रहे हो। ठीक है, ये एम्प्लॉयर को डिटेल देनी पड़ती है एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉय डिटेल देगा एम्प्लॉयर को। और अगर आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेनी है तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर के या फिर इन्वेस्टमेंट के, कि जी अगर आपने 80C के अंदर मान लो टैक्स सेवर एफडी करवाई है जी उसके प्रूफ दिखाओ, अगर आपने पीपीएफ के अंदर पैसा जमा करवाया है उसका प्रूफ दिखाओ, या फिर आपने एनएससी सर्टिफिकेट्स लिए हैं, या फिर और भी कई तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आपने करवा रखी है तो उसके आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। इन केस ऑफ अरियर्स ऑफ सैलरी टीडीएस इज डिडक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब देखो जब हमें अरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है ना, मतलब पिछले सालों की सैलरी अगर कुछ बची थी वो हमें अब मिल रही है, तो टीडीएस आपका डिडक्ट तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको रिलीफ मिलेगी सेक्शन 180 और सेक्शन 89 की आपको रिलीफ भी मिलेगी। ठीक है सर। फिफ्थ पॉइंट में टिप पे टू वेटर्स नो टीडीएस। अगर कोई वेटर्स को, मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हो और आपको वो पसंद आ, मतलब बंदे ने आपको अच्छे तरीके से सर्विंग करी है, तो आपका मन कर रहा है कि उसको टिप देने का, तो आप क्या उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करोगे? नहीं, आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस केस में टीडीएस डिडक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉयर थोड़ी ना हो।
उस वेटर के लिए आप एम्प्लॉयर नहीं हो, आप तो बस अपनी मर्जी से खुश होकर उसको टिप दे रहे हो, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। कहीं कहने लग जाओ कि सर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है, वो जो वेटर है वो तो होटल में काम कर रहा है ना, तो उस एम्प्लॉयर को उसका टीडीएस काटना चाहिए, ऐसा नहीं है, इस केस में टीडीएस नहीं कटता है। 6 पॉइंट देखो, इफ एम्प्लॉय ऑप्ट्स 115 बीएसई देन इंटीमेट टू एम्प्लॉय। देखो 115 बीएसई क्या है, ये स्पेशल स्लैब रेट्स है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे। इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर 115 बीएससी, बीएबी और बीएडी, ये तीनों स्पेशल जो स्लैब रेट्स है मैं उसी में समझा दूंगा। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय 115 बीएससी ऑप्ट करता है, वैसे 115 बीएससी इंडिविजुअल्स के लिए होता है, अगर कोई एम्प्लॉय ऑप्ट कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि जी देखो मैं 115 स्पेशल स्लैब रेट यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर लिया एग्जांपल कि एम्प्लॉयर अपनी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करता है और टीडीएस को कैसे किस तरीके से कैलकुलेट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी जो स्लैब रेट होता है, जो एवरेज रेट होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये कंपनी है। अब जब मैं कहता हूँ ना कि एम्प्लॉयर है, तो आकाश प्राइवेट लिमिटेड, ये नहीं कि इसका जो डायरेक्टर है उठ के वो टीडीएस काटेगा। जो इसमें अकाउंट्स टीम बैठी हुई है, अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, वो उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वो देखो यहाँ पर। देखो एम्प्लॉय है मिस्टर विशाल और इसकी एज में सपोज कर रहा हूँ 45 ईयर्स की इसकी एज है। ठीक है सर, ग्रॉस सैलरी मैं मान रहा हूँ कि इसको हर साल 40,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो 12 महीने की इसकी सैलरी होगी 4,80,000, मतलब पूरे साल की इसकी सैलरी होगी 4,80,000। ठीक है सर, प्लस में अरियर्स ऑफ सैलरी, अगर कोई अरियर्स ऑफ सैलरी है तो वो यहाँ पर ऐड कर दो। एडवांस ऑफ सैलरी तो वो भी यहाँ पर उसको कंसिडर कर लेंगे, बट मैंने यहाँ पर नील मान रखा है कि अरियर्स ऑफ सैलरी कुछ भी नहीं है। तो टोटल सैलरी होगी इसकी 4,80,000। ठीक है, आगे बढ़ो। एग्जाम्पशन, अगर कोई एग्जाम्पशन ले रखी है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। मैंने इस केस में नील मान रखा है, कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब सब लोगों को पता है कि सैलरी के केस में हमें 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो 4,80,000 में से 50,000 कम हो जाएंगे तो बच जाएंगे 4,30,000। ठीक है सर, अब ये तो थी हमारी सैलरी की बात। सैलरी की हमारी इनकम कितनी आएगी 4,30,000। अगर और भी हेड के अंदर आपकी इनकम है तो भी वो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का लिया है। हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई इनकम है तो इनकम आ जाएगी, लॉस है तो लॉस आ जाएगा। सर लॉस किस केस में आता है? लॉस आता है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब आपको 4,30,000 में से और कम हो जाएगी आपकी इनकम, तो मतलब आपका टीडीएस और कम कटेगा, मतलब आपका टैक्स और कम कटेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो ध्यान रखना, जिन जिन एम्प्लॉय ने अगर अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हर महीने, ईएमआई के अंदर एक कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का, वो अगर पे कर रहे हैं ना, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करवा सकते हो, टीडीएस का अमाउंट आप कम करवा सकते हो। तो इस एग्जाम्पल के अंदर तो मैंने इसको जीरो ही मान रखा है, तो ये 4,30,000 ही आ जाएगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया टोटल इनकम मेरी कितनी होगी 4,30,000। तो अब एम्प्लॉयर अब टैक्स कितने पर कैलकुलेट करेगा? 4,30,000 रुपए पर कैलकुलेट करेगा। अब आ जाओ, टैक्स ऑन रुपीज 4,30,000। अब देखो, अच्छा इसकी अब एज कितनी थी? 45 साल का था ये। देखो एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिया था कि मिस्टर विशाल है, इसकी एज कितनी है? 45 ईयर्स। तो अब आ जाओ नीचे, अब निकालो 4,30,000 पर इनकम टैक्स। टैक्स कितना कैलकुलेट होगा? देखो पहले 2.5 लाख पर तो नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख तक ये बेसिक एग्जाम्पशन होती है हमारी कि भाई आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो 5% लगेगा। बट हमारी तो 2.5 लाख से 4,30,000 के बीच में इनकम है, तो 2.5 लाख से 4,30,000 के बीच में इनकम कितनी आ गई हमारी? 1,80,000। तो 1,80,000 का 5%, 1,80,000 का 5% आ गया 9,000। ठीक है सर, 9,000 हमारा टैक्स आ गया। बट अब इसके अंदर एजुकेशन सेस भी लगता है। सेस का रेट कितना है हमारा? 4%। तो 9,000 का अगर मैं 4% निकालूंगा, 9 चौक 36, 360 रुपए आता है। तो 9,000 प्लस में 360 कितने हो गए? 9,360। तो अब टैक्स कितना टीडीएस डिडक्टेड कितना आएगा हमारा? 9,360। इसका मतलब है एम्प्लॉयर पूरे साल में आपका टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा? 9,360। मतलब 4,30,000 में से वो 9,300 सॉरी
टीडीएस वो कितना डिडक्ट करेगा आपका 9,360। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी देखो, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो पहले मैंने निकाल लिया इफेक्टिव रेट ऑफ टीडीएस कि भैया इफेक्टिव रेट कितना होगा टीडीएस का। ये तो हमें पता लग गया कि इसका पूरे साल में टीडीएस कितना कटेगा 9,360। ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो इसकी इनकम वैसे थी कितनी, इसको अगर हम ये देखें कि इसको हर महीने कितना पैसा मिल रहा था 40,000 रुपये, और 12 महीने के हिसाब से 4,80,000। इसका मतलब उसकी जेब में पूरे के मोटे मोटे 4,80,000 आने चाहिए थे। बट एम्प्लॉयर टीडीएस भी तो काटेगा 9,360। तो अब मैं इसका इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं कि भैया 9,360 4,80,000 का कितने परसेंट है, कितना आ गया 1.95%। तो इसका मतलब हर महीने, तो रेट कितना आ गया हमारा 1.95%। तो हर महीने कितना रेट उसका, कितने रेट से टीडीएस कटेगा 1.95 से। देखो अब देखो जनरल एंट्री, ये 3 जनरल एंट्री है 1 2 3, ये एम्प्लॉयर को हर महीने करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी मैं आपको बस एक ही केस बता रहा हूँ कि अगर एक ही एम्प्लॉयर है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी। अगर 10 तरह के एम्प्लॉय है तो सबकी ट्रीटमेंट सेम ही होनी है। देखो एवरी मंथ, हर महीने क्या होगा, मैंने माना था कि उसकी सैलरी 40,000 है, तो एम्प्लॉयर अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, भैया सैलरी एक्सपेंस डेबिट 40,000। ठीक है जी। टू विशाल्स अकाउंट 39,220 टू टीडीएस ऑन सैलरी पेबल। अब ये टीडीएस ऑन सैलरी पेबल कैसे आया, देखो 40,000 का 1.95% कितना हो गया 780 रुपये। तो 40,000 में से 780 यहाँ पर आ गया, और 40,000 में 780 माइनस करेंगे कितना आएगा 39,220। तो इतने नेट अब कितना पैसा मिलेगा विशाल को 39,220। सर ये क्या हुआ, उसकी सैलरी तो 40,000 थी, उसको तो कम पैसा मिल रहा है। वो इसलिए कम मिल रहा है ना क्योंकि उसका टीडीएस यहाँ पर कट गया, 780 रुपए का उसका टीडीएस कट गया, तो इसलिए उसको 39,220 रुपए मिलेंगे। ठीक है सर, ये एंट्री तो समझ में आ गई। अब सेकंड एंट्री क्या है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में क्या था, विशाल क्रेडिट हुआ था 39,220 से। इसका मतलब इतना पैसा उसको मिलेगा तो पे कर देगी कंपनी। कंपनी क्या बोलेगी, विशाल अकाउंट डेबिट 39,220 टू बैंक अकाउंट 39,220। यहाँ पर 39,220 नहीं लिखा है, तुम लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, देखो एम्प्लॉयर ने टीडीएस ऑन सैलरी पेबल ये लायबिलिटी खड़ी करी थी 780 रुपए से। अब इसको गवर्नमेंट को पे कर देगा एम्प्लॉयर। वो क्या बोलेगा, टीडीएस ऑन सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 780 रुपए टू बैंक अकाउंट 780 रुपए बीइंग द टीडीएस डिपॉजिटेड। बस खत्म। तो ये होनी है जनरल एंट्री। एम्प्लॉयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये 3 तरह की एंट्री करता है हर एम्प्लॉय के लिए, और ये हर महीने होगी। अब देखो 780 अगर आप 12 महीने तक करोगे तो आपका यही बैठ जाएगा 9,336 रुपये। तो इसलिए हमने पहले इफेक्टिव रेट निकाल लिया। इसी को हम बोलते हैं एवरेज रेट, कि जो हमारा टीडीएस होता है वो एवरेज रेट से कटता है, मतलब स्लैब रेट से कटता है। वो ये होता है हमारा स्लैब रेट। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ पूरा सेक्शन। आ जाओ। डिडक्टर कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है। डिडक्टी कौन होता है, एम्प्लॉई। एम्प्लॉई अब चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो। रेट क्या होता है, एवरेज रेट होता है, स्लैब रेट होता है, इफेक्टिव रेट होता है। तीनों बातों का मतलब सेम ही है। एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, अगर बंदे की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, मतलब 2.5 लाख से नीचे है, 3 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है, तो उस केस में आपका डिडक्ट नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से कम है। ठीक है, ये चार्ट मैंने बताया दिया कि एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में जो एम्प्लॉयर होता है वो उसको पेमेंट करता है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। ठीक है। एडिशनल पॉइंट मैंने बता दिए कि स्लैब रेट का मतलब क्या होता है, बता दिया। सेकंड पॉइंट में एम्प्लॉयर जो वो कंसिडर करेगा आपकी अदर इनकम को और डिडक्शंस को, और आपका कोई भी लॉस कंसिडर नहीं करेगा, बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या था, अगर आपको कोई क्लेम वगैरह लेना है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। एचआरए का अगर आपको लेना है, ये याद रखना हमेशा, अगर आप एचआरए 1 करोड़ से ऊपर पे कर रहे हो, रेंट 1 करोड़ से ऊपर पे कर रहे हो, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा। और अगर एलटीसी की आपको क्लेम लेना है तो आपको खर्चों का एविडेंस देना पड़ेगा। और अगर हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको नेम, एड्रेस और पैन बताना पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया है। और अगर आपने चैप्टर 6A की डिडक्शन लेनी है तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे खर्चों के या फिर इन्वेस्टमेंट के। और अरियर्स ऑफ सैलरी के केस के अंदर फोर्थ पॉइंट में 89 के अंदर आपको ये रिलीफ मिल जाती है। और अगर आपने वेटर को टिप दी है तो उस केस के अंदर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। और अगर एम्प्लॉय ने 115 बीएसई ऑप्ट किया है तो एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। फिर हमने देखा था यहाँ पर एक एग्जांपल जिसके अंदर उसकी 40,000 सैलरी थी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 4,80,000,
और मैंने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का भी कुछ नहीं माना था कि यहाँ पर जीरो ही है, और 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी तो 4,30,000। तो उसका जो टीडीएस टैक्स कैलकुलेट हुआ कितना आया 9,360। अब मैंने इसके अंदर एवरेज रेट निकाल लिया। एवरेज रेट कैसे निकाला, 9,360 को डिवाइड कर दिया 4,80,000 से, 1.95% आ गया। तो ये हर महीने इतने रेट से टीडीएस कटेगा, ठीक है। और ये जनरल एंट्री मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर आपके 192 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी नीचे दे रहा हूँ, और मैं अपना फ़ोन नंबर भी नीचे दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।